आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में आपका स्वागत है। और आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में सैयद वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने तुगलक वंश के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आज सैयद वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सैयद वंश की स्थापना सन 1414 में हुई थी। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश हुआ है जिसने सबसे कम समय यानी मात्र 37 वर्षों तक शासन किया है। और इस वंश में 4 शासक हुए हैं। तो क्या होता है देखिएगा, सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। यह 1414 में गद्दी पर बैठता है और 1421 में गद्दी से हट जाता है, मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शासक कैसे बनता है देख लीजिएगा। क्या होता है जान लीजिएगा। 1398 में भारत में तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर का आक्रमण होता है। जब तैमूर आक्रमण करता है उस समय खिज्र खां दीपालपुर और मुल्तान का सूबेदार होता है। तो बाद में क्या होता है, 1398 में ही मेवात के मुक्ता नाहर नाम का व्यक्ति होता है। तो वो क्या करता है, खिज्र खां को सूबेदारी से अवदस्त कर देता है। दीपालपुर और मुल्तान की सूबेदारी से अवदस्त कर देता है। तो उसी समय भारत में आक्रमण होता है किसका, तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। तो खिज्र खां तैमूर लंग की सहायता करता है युद्ध में, दिल्ली पर आक्रमण करने में सहायता करता है, जिससे क्या होता है कि तैमूर लंग खुश हो जाता है और बाद में इसे दीपालपुर और मुल्तान का सूबेदार बनाकर वापस चला जाता है। दीपालपुर और मुल्तान का सूबेदार बनाकर जब वापस चला जाता है, इधर क्या होता है, सन 1414 में तुगलक वंश का जो शासक होता है बहुत ही अयोग्य होता है। तो बहुत ही अराजक स्थिति दिल्ली में फैल गई होती है दिल्ली शासन में। तो ये इसका फ़ायदा उठा करके 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है और लय्यत ए आला की उपाधि धारण करता है। रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, मतलब ये तैमूर लंग के अधीन ही शासन करता रहा। यह तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख, तैमूर लंग का एक पुत्र था शाहरुख, उसको कर भेजा करता था और इसने अपने सिक्कों पर भी उसका नाम भी लिखवाया था। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी निवास करते थे। इसके समय में प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी निवास करते थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख है मुबारक शाही है, जिसमें सैयद वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। 1414 से सैयद वंश मतलब खिज्र खां 1414 से 1421 तक रहा था। इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक मुबारक शाह बनता है। यह 1421 से 1433 तक शासक पद पर रहता है। 1421 से 1433 तक शासक पद पर रहता है। इसके बारे में कुछ भी उल्लेख ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इसके समय में जो विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, इन्हीं ने ही इसके नाम पर तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है।
तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह, जो 1433 से 1443 तक रहता है, 1443 तक रहता है। अगला शासक इसके बाद में अगला शासक अलाउद्दीन अहमद शाह बनता है। यह 1443 से 51 तक रहता है। देखिएगा कि जब खिज़र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी तो उस समय उसका शासन ज़्यादा क्षेत्र में नहीं था, मात्र 200 मील के अंतर्गत ही फैला हुआ था। तो उसने अपने क्षेत्र का कुछ विस्तार भी किया था। लेकिन इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं जिनका नाम जैसे मुबारक शाह आता है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। अगला जो शासक आता अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह, ये अंतिम शासक होता है सैयद वंश का। इसका शासन मात्र दिल्ली तक ही सीमित रह जाता है, मतलब दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह जाता है और ये अंतिम शासक होता है। इसके समय में क्या होता है तो इसके कुछ समय बाद एक जगह पर विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन अहमद शाह जाता है। जब अलाउद्दीन अहमद शाह दिल्ली से विद्रोह दबाने के लिए जाता है तो क्या होता है, कोई अफवाह फैला देता है कि दिल्ली पर सरकी वंश का अधिकार, सरकी वंश के शासकों ने आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिस वजह से ये दिल्ली पुनः वापस लौट जाता है बिना उस पर विचार विमर्श के, जिससे इसका वजीर जो होता है वो इसके खिलाफ हो जाता है। बाद में ये दिल्ली न जाकर के कहाँ जाता है, बदायूं। अलाउद्दीन अहमद शाह दिल्ली न जाकर के बदायूं जाता है, क्योंकि यह शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था। तो बदायूं चला जाता है, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो और अपना शासन जो होता है अपनी पत्नी के 2 भाइयों को सौंप जाता है। अलाउद्दीन अहमद शाह अपना शासन अपनी पत्नी के 2 भाइयों को सौंप जाता है। उनमें क्या होता है, युद्ध हो जाता है। उसके बाद में दिल्ली की जनता क्या करती है, दिल्ली की जनता बहलोल लोधी को आमंत्रित करती है। बहलोल लोधी वंश की स्थापना करता है 1451 में। यह लोधी वंश जो था प्रथम अफगान वंश था। ठीक है, हम लोधी वंश के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।